जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल का प्राकृतिक संसाधन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सोना, चांदी, साधारण या समुद्री नमक, ग्रेफाइट और फिर कोयला के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज तेल के बारे में। तो हमारा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं खनिज तेल के बारे में। तो उससे पहले एक कोयला का वीडियो है, उसको देखते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयला का जमाव मुख्य रूप से तमिलनाडु के दक्षिण अर्काटक जिले के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए भारत में नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों में, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर में भी पाया जाता है। अब देखते हैं खनिज तेल के बारे में। देखिए खनिज तेल पृथ्वी से प्राप्त होने वाले किन तत्वों का मिश्रण होता है? तो देखिए हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है खनिज तेल। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। अगला देखते हैं पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्री वनस्पति, जीव जंतुओं के अवशेषों आदि के सड़ने, गलने तथा सैलों के दब जाने के पश्चात उसके रूपांतरण से हुई है। पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी युग की किस प्रकार की चट्टानों से पाए जाते हैं? तो देखिए अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं भारत में व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन के लिए वर्ष 1956 में किस आयोग की स्थापना की गई? तो देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। अगला देखते हैं 1956 के पूर्व तक देश का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो देखिए 1956 के पूर्व तक देश का एकमात्र तेल उत्पादक था डिगबोई। नोट में दिया हुआ है असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सन 1860 में असम रेलवे ट्रेनिंग कंपनी द्वारा मार्धरीटा डिगबोई में रेल की पटरियां बिछाने के दौरान ऊपरी असम में खनिज तेल का पता चला। डिगबोई क्षेत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो डिगबोई क्षेत्र में उत्पादन 1889 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाना और नवागाम, कोसांबा तथा लुनेज किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? तो देखिए अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसाम तथा लुनेज गुजरात राज्य के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र स्थित मुंबई हाई को 1973 में खोजा गया। वहाँ किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो देखिए वहाँ तेल का उत्पादन 1976 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में किस में पाया गया? तो देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में देखिए अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया। अगला देखते हैं कूपों से निकाला गया तेल अप्रकृष्ट तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे शोधित किया जाने की आवश्यकता होती है। भारत में किन दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं? देखिए क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित भारत में दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस प्रकार का कारखाना है? तो देखिए बाजार आधारित है। तो डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र से आधारित है और बरौनी तेल शोधन कारखाना बाजार आधारित प्रकार का कारखाना है। अगला प्रश्न देखते हैं देश में सर्वप्रथम पाइपलाइन असम में नाहरकटिया से नूनामाटी होकर कहाँ तक 1852 किलोमीटर लंबी बिछाई गई है? तो देखिए बरौनी, बिहार में बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की सहायता से सहायक लाइनें नूनामाटी से सिलीगुड़ी, बरौनी से कानपुर, बरौनी से हल्दिया व मौरीग्राम तथा नूनामाटी से बोंगाई गांव है। अगला प्रश्न देखते हैं प्राकृतिक गैस कच्चे तेल के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा तथा पश्चिम गुजरात
पश्चिम में गुजरात बॉम्बे हाई में गैस के भंडार स्थित हैं। दक्षिण में किन बेसिनों में गैस के भंडार स्थित हैं? तो देखिए दक्षिण में कावेरी एवं कृष्णा गोदावरी बेसिनों में गैस के भंडार स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक गैस के बहिष्करण के लिए देश में 2 बड़े कारखाने उड़न तथा हजीरा में स्थापित है। ये किस राज्य में आते हैं? तो देखिए उड़न तथा हजीरा गुजरात राज्य में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1750 किलोमीटर लंबी कौन सी पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है? तो देखिए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। देखिए नोट में दिया हुआ है, यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के 4 तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक कुल 6 उर्वरक कारखानों को गैस तथा कावस गुजरात अंता राजस्थान व औरैया उत्तर प्रदेश के शक्ति गृहों को ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस के नए स्रोतों का पता लगाने तथा उसके उत्पादन के लिए सरकार ने कौन सी नीति बनाई है? तो देखिए कोयला क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस के नए स्रोतों का पता लगाने तथा इसके उत्पादन के लिए सरकार ने कोयला खान मीथेन CBM नीति अपनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में CBM नीति के तहत पहला व्यावसायिक उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो देखिए वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किया गया व्यावसायिक उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम संसाधनों के विकास और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए 1956 में एक सांविधिक संगठन के रूप में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का गठन किया गया। 1 फरवरी 1994 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो देखिए 1 फरवरी 1994 से इनका नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC नाम कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी उपक्रमों से तेल मांगने में भारत सरकार को सहायता करने के लिए 1965 में ONGC सहायक के रूप में हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। वर्ष 1989 में इसका नया नाम क्या रखा गया? तो देखिए वर्ष हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर ONGC विदेश लिमिटेड OVL नाम कर दिया गया। अगला देखते हैं, कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज उत्पादन तथा परिवहन के व्यवसाय में लगा ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL का गठन 1959 में किया गया। 1961 में OIL संयुक्त क्षेत्र की कंपनी बन गई। यह कब भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनी? तो देखिए अक्टूबर 1981 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में 1984 में किस कंपनी की स्थापना की गई? तो देखिए 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL गेल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, गेल और ONGC को भारत सरकार द्वारा किस सार्वजनिक उद्यम का दर्जा दिया गया? तो देखिए महारत्न OVL को मिनी रत्न की श्रेणी में रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा मिला हुआ है? तो नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थित कौन सा तेल शोधन कारखाना एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है? तो देखिए जामनगर रिफाइनरी निजी क्षेत्र रिलायंस इंडस्ट्री एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, जामनगर रिफाइनरी। तो अब अगला टॉपिक है दोस्तों नाभिकीय की ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम हैं। यूरेनियम निक्षेप किन शैलों में पाए जाते हैं? तो यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में यूरेनियम के उत्पादन के मामले में झारखंड का स्थान प्रथम है। यहाँ के सिंहभूम जिले में के किस खान से देश के कुल यूरेनियम उत्पादन 80% प्राप्त किया जाता है? तो देखिए देश के है ना, यहाँ के सिंहभूम जिले में देखिए जादूगुड़ा खान से देश के कुल यूरेनियम उत्पादन का 80% प्राप्त किया जाता है। नोट में दिया हुआ है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग, राजस्थान के उदयपुर
अलवर व झुंझुनू आंध्र प्रदेश के संकरा पहाड़, मेघालय के जयंती पहाड़ी व दोमियासात और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू तथा महाराष्ट्र के भंडारा क्षेत्र में भी यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क किस पट्टी के साथ कई स्थान पर मिलते हैं। तो सी भूमि तांबा पट्टी के क्षेत्र में। देखिए भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सी भूमि तांबा पट्टी के साथ कई स्थानों पर मिलते हैं। अगला देखते हैं थोरियम का प्रत्यक्ष खनन नहीं होता है, यह किन खनिजों से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए थोरियम का प्रत्यक्ष खनन नहीं होता है, यह मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट खनिजों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत थोरियम के मामले में अत्यंत समृद्ध है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की किस बीज की बालू में मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए पुलिन बीज की बालू में मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के किन तटीय जिलों में बहुतायत में पाया जाता है। तो देखिए कोल्लम और पलक्कड़ क्षेत्र में बहुतायत पाया जाता है। देखिए अन्य स्थान है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तथा महानदी डेल्टा उड़ीसा, ये सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं इल्मेनाइट मुख्य रूप से केरल के तटीय जिलों के अलावा महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में मिलता है। तो देखिए इल्मेनाइट मुख्य रूप से केरल के तटीय जिलों के अलावा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।